नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में शामिल ऊष्मा एवं ताप के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं ताप क्या होता है। किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडकता का सांख्यिकी मान होता है ताप। यह ताप को थर्मामीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है ताप को? थर्मामीटर से। इसकी इकाई सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन होती है। तो इसकी इकाई कौन कौन सी होती है? फ़ारेनहाइट, केल्विन या सेल्सियस। सामान्यतः आयतन में परिवर्तन से तापमान को मापा जाता है। यानी आयतन में परिवर्तन जो होता है, जैसे मान लो कोई थर्मामीटर है तो उसके पारे के आयतन में परिवर्तन होगा, यानी वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, उसी से हम ताप का मापन करते हैं, पता लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। इन्होंने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। पहला थर्मोस्कोप 1593 में बना था। तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके सीजी बोर्ड के सिलेबस से लिया गया है। उस पुस्तक में इन सारी बातों का जिक्र है, तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। तो क्या याद रखना है इसमें? आपको गैलीलियो कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और फादर ऑफ साइंस। इसके अलावा क्या याद रखना है? थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था और पहला थर्मोस्कोप 1593 में बना था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है, ये क्या है? ये घरेलू थर्मोस्कोप है। ठीक है, और ये गैलीलियो है, तो ये आप याद रखिए। उसके बाद आता है तापमान के प्रमुख पैमाने। तो ऊपर हमने देखा कि तापमान को किससे किससे माप सकते हैं, तो सेल्सियस से, केल्विन से और फ़ारेनहाइट से। इससे ताप को मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये केल्विन पैमाना है, ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट है। तो केल्विन में कितना से कितना तक होता है वो आप याद रखिए। तो 273 केल्विन से 373 केल्विन तक, यानी मिनिमम जो इसका पॉइंट रहेगा वो 273 और अधिकतम रहेगा 373, यानी इसके बीच में 100 का अंतराल रहता है। ये 100 बराबर भागों में बटा रहता है। इसी तरह से सेल्सियस 0 डिग्री से चालू होता है और अधिकतम ये 100 डिग्री तक रहता है, और 0 से 100 के बीच में 100 बराबर भाग में बटा रहता है, यानी 100 का अंतराल रहता है। इसी तरह से फ़ारेनहाइट, इसका मिनिमम पॉइंट है 32 फ़ारेनहाइट और ये 212 इसका अधिकतम है। तो ये 180 बराबर भागों में बटा रहता है, यानी 180 इसका अंतराल रहता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसको आगे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल्सियस पैमाना को। सेल्सियस पैमाने ये किसने बनाया? तो एंडर्स सेल्सियस ने। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ये 100 बराबर भागों में बटा रहता है। सेल्सियस पैमाना 0 से लेके 100 तक रहता है। और पानी का हिमांक, यानी पानी के जमने का ताप 0 अंश सेल्सियस रहता है, और पानी का क्वथनांक यानी उबलने का ताप जो है 100 अंश सेल्सियस रहता है मानक वायुमंडलीय दाब पर। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, पानी का हिमांक 0 और क्वथनांक 100 डिग्री। इसके बाद हम आते हैं फ़ारेनहाइट पैमाने पर। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने किया था। इसमें पानी का हिमांक होता है 32 फ़ारेनहाइट और क्वथनांक होता है 212, यानी मिनिमम इसमें 32 फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम 212 फ़ारेनहाइट। इस पैमाने को 180 बराबर भागों में बांटा रहता है, यानी 32 से 212 के बीच में 180 बराबर भाग में बांटा गया है। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम केल्विन पैमाना। लॉर्ड केल्विन ने इसको बनाया था, केल्विन पैमाने को। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि यह परम शून्य ताप पर आधारित है। इसको आपको याद रखना है, परम शून्य ताप पर आधारित है, जो कितना होता है -273.15 अंश सी होता है। तो परम शून्य का मान कभी कभी पूछ दिया जाता है, परम शून्य ताप कितना होता है, तो आपको याद रखना है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जहाँ सभी आणविक गति रुक जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, परम शून्य ताप में कुछ भी काम नहीं करता है, सभी आणविक गतियाँ रुक जाती है। अब देख लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, परम शून्य कितना होता है, तो केल्विन में देखेंगे तो शून्य के, और सेल्सियस में देखेंगे तो -273.15 डिग्री। पानी का हिमांक कितना होता है केल्विन में 273.15 केल्विन, और पानी का क्वथनांक होता है 373.15 केल्विन। तो ये आपको याद रखना है, क्वथनांक और हिमांक को, सेल्सियस का भी, फ़ारेनहाइट का भी और केल्विन का भी। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें ऋणात्मक मान नहीं होते। ये जो केल्विन है इसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है, क्योंकि यह परम शून्य से शुरू होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये परम शून्य से ही शुरू होता है, इससे नीचे और तापमान जा ही नहीं सकता। ठीक है, प्रत्येक डिग्री केल्विन का आकार सेल्सियस डिग्री के समान होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि डिग्री केल्विन का आकार सेल्सियस डिग्री के समान होता है, यानी केल्विन और सेल्सियस ये दोनों बराबर होते हैं। इसको आपको याद रखना है। एक और चीज़ जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना अंश ताप पर बराबर होता है। तो आपको याद रखना है -40 अंश सेल्सियस पर, -40 अंश सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है। ये अक्सर पूछा जाता रहा है एग्ज़ाम में, तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आगे हम तापमान के पैमानों की तुलना कर लेते हैं। अभी हमने एक एक करके सबको देखा, यहाँ पर हम उनके तुलना करके देखते हैं। इससे क्या है, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले देखते हैं सेल्सियस पैमाने का। तो सेल्सियस पैमाने का परम शून्य कितना होता है, तो -273.15 सेल्सियस, इससे नीचे तापमान नहीं जा सकता। फ़ारेनहाइट में ये पैमाना होता है -449.67 फ़ारेनहाइट। तो ये आपको याद रखना है। केल्विन में होता है 0 केल्विन, और रैंकिन में होता है 0 अंश रैंकिन। तो ये आप याद रखना है। फिर सेल्सियस का हिमांक होता है 0, फ़ारेनहाइट का हिमांक होता है 32 फ़ारेनहाइट, केल्विन का हिमांक होता है 273.15 केल्विन, रैंकिन पैमाने का हिमांक होता है 491.67 रैंकिन। इसी तरह से क्वथनांक होता है सेल्सियस का 100, फ़ारेनहाइट का 212 फ़ारेनहाइट, केल्विन का 373.15 केल्विन, रैंकिन का होता है 671.67 रैंकिन। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि सेल्सियस को आप केल्विन में बदलिए, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। इस तरह से ताप को बदलने के लिए सवाल आता रहता है। तो यहाँ पर ये सूत्र आपको याद रखना है। इससे हम केल्विन से फ़ारेनहाइट को बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन। इस तरह से जो भी दिया रहे, जिसमें भी बदलने को पूछा गया रहे, तो आप इस सूत्र से बना सकते हैं। आपको याद रखना है C/5 यानी सेल्सियस बटे 5 बराबर F-32। ये 32 क्या है, फ़ारेनहाइट का मिनिमम पैमाना है, बटे 9 बराबर केल्विन, और यहाँ पर केल्विन माइनस 273, तो 273 क्या है, केल्विन का मिनिमम माप है, और बटे 5। ये नीचे जो बटे में 5 है, 9 है, 5 है, ये क्या है, तो ये है कि जो सेल्सियस पैमाना है उसको 100 बराबर भाग में बांटा रहता है। ठीक है, तो 100 को हम 20 से कटाएंगे तो 5, तो इसको अध्ययन की सुविधा के लिए सरल करके 5 दिया गया है। उसी तरह से फ़ारेनहाइट पैमाना कितने बराबर भागों में बांटा रहता है, तो 180 को 20 से काटेंगे तो ये हो जाएगा
9 और केल्विन जो है ये बराबर 100 भागों में बटा रहता है, तो इसको भी 20 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आपको कटाना ना पड़े, एक स्टेप कम कटाना पड़े, इसलिए इसको ऐसा सूत्र बनाया गया है कि इन सबको 20 से कटा दिया गया है, तो 5-5 से इसको कटा दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 5, 9 और 5 ये क्या है। ये उनको कितने भाग में बांटा गया रहता है ये वो है, और उसको 20 से कटा दिया गया है। तो सेल्सियस का बटे में 5, फ़ारेनहाइट के बटे में 9 और केल्विन के बटे में भी 5 है। अब इसमें आपको उदाहरण के माध्यम से समझ में आएगा कि आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो मान लो आपको क्या करना है, ये 98.6 फ़ारेनहाइट है, ये एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है फ़ारेनहाइट में, इसको आपको सेल्सियस में बदलना है। किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस। तो हमको 2 मान को ले लेना है, एक सेल्सियस वाला और एक फ़ारेनहाइट वाला। ठीक है, तो C/5 और F-32/9 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को हमने ले लिया। अब इसमें हम मान को पुट करते जाएंगे। दिया है 98.6, ये किसका है? फ़ारेनहाइट का मान है, और हमको निकालना है सेल्सियस। तो सेल्सियस को सेल्सियस रहने देते हैं, C/5 बराबर फ़ारेनहाइट के जगह में रख दिए 98.6 माइनस 32/9। अब इसको सरल कर देंगे तो C को C लिख दिए, और ये नीचे का जो ये 5 है ये कहाँ गया? तो ये इधर पक्षांतर करने से ऊपर में आ गया। 98.6 में 32 को घटा दिए तो आया 66.6 और नीचे में 9। ठीक है, अब इसको हम कटा दिए, 66.6 को 5 से गुणा किए तो आया 333.0 और 9 का 9, तो 9 को 333 से कटाएंगे तो आएगा 37। तो इस तरह से फ़ारेनहाइट 98.6 का मान हो गया 37। ठीक है, इसी तरह से आपको मान लो 37 अंश सेल्सियस है, इसको केल्विन में बदलने को दे दिया रहे, तो हमको यहाँ से क्या लेना है? सूत्र से केल्विन वाला लेना है। किस में दिया है ये? सेल्सियस से केल्विन में। तो हमको यहाँ से 2 लेना है, एक सेल्सियस वाला और एक केल्विन वाला। ठीक है, तो हमने सेल्सियस ले लिया 37C/5 सेल्सियस ले लिया, और केल्विन ले लिया K-273/5। अब इसमें मान को रख देंगे। सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस की जगह हमने रख दिया 37/5। उसके बाद केल्विन, तो केल्विन तो हमको निकालना है, -273/5। फिर इसको सरल कर देंगे, 37/5 इधर है, ये वाले 5 को हम पक्षांतर करके यहाँ ले आए। ठीक है, तो इधर बच गया K-273। फिर 5 से 5 कट गया तो बच गया 37, और यहाँ है K-273। हमको क्या निकालना है? K का मान निकालना है। ठीक है, K का मान निकालना है, तो K को यहीं पे रख दिए, और 273 को हम इधर पक्षांतर कर लिए, तो इधर -273 है, तो इधर -273 हो गया। तो 37 और 273 को जोड़े तो आया 310। तो 37 अंश डिग्री का मान होता है 310 केल्विन। ये आपको याद रखना है, इस तरह से आपको बदलना है। ठीक है, इसके बाद 310 केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? तो सेल्सियस और केल्विन का लेना है, तो सेल्सियस का ले लिए C/5, केल्विन का ले लिए K-273/5। मान को रख दिए, सेल्सियस में निकालना है हमको, तो C/5 को ऐसे ही रख दिए। केल्विन के जगह जो दिया है मान उसको लिख दिए 310 और -273/5। हमको सेल्सियस निकालना है, तो यहाँ पर सेल्सियस रहने देते हैं। ये 5 पक्षांतर होके इधर आ गया, और 310 में 273 घटाएंगे तो 37 बच गया। तो और नीचे में बटे में 5, तो ये 5 से ये 5 कट गया, बच गया क्या? 37। तो 37 हमारा उत्तर है। तो इस तरह से आपको तापमान परिवर्तन करना आना चाहिए। इस सूत्र को आप याद रखिए हमेशा, यहाँ जो सूत्र दिया है ना, इसको हमेशा याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख तापमापी के बारे में। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, प्रमुख तापमापी। पहला हम देखते हैं एल्कोहल तापमापी, यानी एल्कोहल थर्मामीटर। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकांश पूछा जाता है कि न्यूनतम ताप को मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, या कौन से तापमापी का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है
एल्कोहल तापमापी। एल्कोहल तापमापी का उपयोग न्यूनतम ताप के लिए होता है, ये अक्सर पूछा जाता रहा है एग्ज़ाम में। दूसरा आता है हमारा पारा थर्मामीटर, जो सामान्यतः डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, वो है पारा थर्मामीटर। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि पारा थर्मामीटर से 357 डिग्री से अधिक ताप को नहीं मापा जा सकता, ये इसका अधिकतम ताप है। ठीक है, तो 357 से अधिक नहीं मापा जा सकता, जबकि डॉक्टर लोग जो रखे रहते हैं वो कितना होता है, वो 0 से 100 तक रहता है ना, लेकिन उससे बड़ा वाला लेंगे तो अधिकतम ये माप सकता है 357 तक। इसका एसआई मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये तो सभी को पता है, डिग्री सेल्सियस को सी से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि थर्मामीटर में पारा का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहला है पारा चूँकि एक चमकीला और अपारदर्शी द्रव है, इसलिए करते हैं। पारा पारदर्शी नहीं है, कांच पारदर्शी है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पारा अपारदर्शी है और एक चमकीला द्रव है, जिसके कारण ये कांच के बाहर हमको आसानी से दिख जाता है। दूसरा है पारा जो है कांच की दीवारों पर चिपकता नहीं है, इससे हमको सही सही माप मिल सकता है। अगर हम इसके कुछ और द्रव रखते हैं वो कांच से चिपक जाता है तो हमारा सही ताप नहीं दिखा पाता। अब देखते हैं इसका अधिक ताप परास, अधिकतम ताप परास कितना होता है। तो पारा थर्मामीटर का अधिकतम ताप परास में हिमांक होता है -39 डिग्री, ये आपको याद रख लेना है। मिनिमम इसका परास कितना होता है, -39 डिग्री, यानी ये इसका हिमांक है, इससे नीचे इसमें नहीं माप सकते। उसके बाद क्वथनांक ये 357 डिग्री तक माप सकता है पारा थर्मामीटर, इससे अधिक के ताप को पारा थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता। अब देखते हैं इसका प्रसार लगभग सभी तापों पर एक समान रहता है। ठीक है, सभी जो तापमान है उस पर इसका प्रसार एक समान रहता है, तो इसमें इतनी बातें याद रखनी है। अब हम अगला चलते हैं। अगला जो थर्मामीटर है वो है पायरोमीटर। ये हमेशा पूछा जाता रहा है कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है, वातिया भट्टी के ताप को किससे मापा जाता है। तो आपको याद रखना है पायरोमीटर, जिसको रेडिएशन तापमापी भी कहा जाता है। ये 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप को मापता है। ठीक है, उदाहरण में वातिया भट्टी और सूर्य। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य के ताप को किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से, या वातिया भट्टी के ताप को किससे मापते हैं, तो पायरोमीटर से। इसके जगह रेडिएशन तापमापी भी आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं एक और तापमापी होता है गैस तापमापी। ये 1500 से 1800 के बीच के तापमान को मापता है, और ये गैस तापमापी है, ये बहुत सटीक बताता है, इसको आपको याद रखना है। तो तापमापी के संबंध में इतनी बातें एक एक करके आप याद रख लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं मनुष्य का ताप। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि केल्विन में मनुष्य का ताप कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य का ताप फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो इनको आपको एक जगह याद रख लेना है, 37 डिग्री सेल्सियस ये स्वस्थ मनुष्य का ताप सेल्सियस पैमाने में है। केल्विन पैमाने में 310 डिग्री एक स्वस्थ मनुष्य का ताप है, और फ़ारेनहाइट पैमाने में 98.6 एक स्वस्थ मनुष्य के ताप है। तो तीनों को एक जगह देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, तो क्वथनांक देख लेते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको याद रखना है, यानी जिस ताप पर द्रव जो है क्या होता है, पानी जो है उबलना चालू होता है। ठीक है, बॉइलिंग मतलब उबलना, तो उसको कहते हैं क्वथनांक। इसको देख लेते हैं, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। ठीक है, तो क्वथनांक क्या है, उबाल बिंदु है, जिस ताप पर उबलने लगता है और अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो इसे क्वथनांक कहते हैं। ताप पर द्रव जो है क्या होता है, संघनित होता है, और इसी को कहते हैं संघनन बिंदु। संघनन बिंदु क्या है, जिस ताप पर भाप जो है बूंद में परिवर्तित होने लगे, वो संघनन बिंदु होता है। ठीक है, तो 100 डिग्री से ऊपर जाता है पानी तो क्या है, भाप बनना शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर कोई चीज़ रख देंगे हम, मान लो एक
बर्तन में पानी उबल रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आया तो उबलने लगा, तो उससे भाप बनने लगा। अब उस भाप जो बन रहा है उसके ऊपर में हम एक ढक्कन रख देंगे, तो भाप जो है उसमें बूंद के रूप में इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, तो इसी ताप पर क्वथनांक पर ही संघनित होने लगता है द्रव अवस्था में संघनित होने लगता है, वाष्प से द्रव में बदलने लगता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है या क्वथनांक क्या है? तो जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है वो है क्वथनांक। संघनन बिंदु क्या है? इसी बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प जो है बूंद बनने लगता है, तो ये संघनन बिंदु है। ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस क्वथनांक का, उस पर हम आते हैं। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है दाब बढ़ाने पर तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अशुद्धि मिला देने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही क्वथनांक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर हम दाब बढ़ा दें तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा, और दाब को कम कर दें तो क्वथनांक कम हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ेगा, दाब घटाने पर क्वथनांक घटेगा। इस बात को आपको याद रखना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में उच्च दाब के कारण पानी 100 अंश सी से अधिक तापमान पर उबलता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। ठीक है, प्रश्न आता है कि प्रेशर कुकर पर खाना जल्दी क्यों बनता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब उच्च होता है, और उच्च दाब होने से ज़्यादा तापमान पर पानी उबलने लगता है। जैसे मान लो पानी सामान्यतः 100 डिग्री पर उबलता है। ठीक है, लेकिन प्रेशर कुकर में अगर हम खाना बनाएंगे तो पानी 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, बल्कि वो 120 डिग्री पे उबलेगा। उसको ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे जल्दी खाना बनेगा। जितना अधिक ताप बढ़ेगा उतना जल्दी खाना बनेगा। ठीक है, उबलता है तब खाना नहीं बनता है, बल्कि तापमान बढ़ने से खाना बनता है। हमको ये कन्फ्यूज़न होता है कि 100 डिग्री पे उबल रहा है तो इससे तो और जल्दी बनना चाहिए, और 120 डिग्री पे उबल रहा है तो इससे तो देर में बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। 100 डिग्री पे बन रहा है मतलब उसको कम ताप मिल रहा है, और 120 डिग्री पे बनेगा, 120 डिग्री में वो उबलेगा तो उसको ज़्यादा ताप मिलेगा, तो वो जल्दी खाना बनेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि उसका दाब उच्च रहता है, उसमें गैसें बाहर नहीं निकलती, तो दाब उच्च रहता है, जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है। 100 के बजाय वो 120 या उससे अधिक पे उबलेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में खाना पकने में अधिक समय लगता है, क्यों? ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में खाना पकने में समय अधिक लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर दाब कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कम दाब रहेगा तो जो क्वथनांक है वो कम हो जाएगा, यानी 100 अंश पे उसको उबलना है तो वो 95 पे ही उबलेगा। ठीक है, और 95 पे उबलेगा, इसका मतलब है कि खाना देर से पकेगा। ठीक, जितना ज़्यादा ताप पर उबलेगा उतना खाना जल्दी बनेगा, और जितना कम ताप पे उबलेगा उतना खाना देर से बनेगा। इसको आपको याद रखना है। तो ये दो चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि दाब उच्च होता है। और ऊंचाई पर देर से क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ दाब निम्न होता है। इसको आपको याद रखना है। हम देख लेते हैं अशुद्धि का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको याद रखना है, जैसे दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है, वैसे ही अशुद्धि मिला देने पर भी क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, तो दोनों में बढ़ता है, दाब में भी और अशुद्धि में भी। इसमें आपको उदाहरण को याद रखना है कि पानी में अगर नमक मिला दें तो क्या होगा? तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी बनेगा कि देर से बनेगा, है ना। तो खाना में जब हम नमक मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? जल्दी बनता है।
तो क्वथनांक बढ़ने से क्या हो जाएगा, खाना जल्दी बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रश्न यही पूछा जाता है, नमक मिला देने से खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि नमक क्या है, अशुद्धि है, जल में हमने नमक मिला दिया। तो ये क्वथनांक को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलने लगता है। ठीक है, जैसे कि बर्फ़ है तो बर्फ़ पानी में बदलने लगेगा, उस ताप को कहेंगे उसका गलनांक। तो ये आपको याद रखना है। इस पर भी दाब और अशुद्धि का प्रभाव पड़ता है। तो ये आप देख लीजिए इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो दाब बढ़ाने से गलनांक भी बढ़ने लगता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है, बर्फ़ में अगर दाब बढ़ाएंगे तो इसका गलनांक घटने लगता है। ये एक्सेप्शन है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। सामान्यतः किसी वस्तु पर हम दाब बढ़ा देंगे तो उसका गलनांक भी बढ़ जाएगा, लेकिन बर्फ़ पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं अशुद्धि। अशुद्धि मिला देने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अशुद्धि मिला देने से गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, गलनांक कम हो जाता है, इसका क्या मतलब है, वो तेज़ी से जमने लगेगा। जैसे आइसक्रीम बनाने वाली मशीन में बर्फ़ और नमक का मिश्रण उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो आइसक्रीम वगैरह वाले रहते हैं, जिसमें वो लोग क्रीम रखे रहते हैं वो बर्तन में, तो उसके किनारे किनारे पर बर्फ़ और नमक भर के रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि नमक मिलाने से बर्फ़ का गलनांक कम हो जाता है, जिससे आइसक्रीम का मिश्रण तेज़ी से जमने लगेगा। ठीक है, जो 0 अंश पे जमना चाहिए था वो अब -10 अंश पे जमने लगेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अशुद्धि मिलाने से क्या हो जाता है, गलनांक कम हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिमांक। हिमांक जिस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है उसको बोलते हैं हिमांक। ठीक है, जैसे पानी जो है द्रव है तो वो बर्फ़ में बदलेगा तो उसको बोलते हैं हिमांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस पर अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा और दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देख लेते हैं हम। अशुद्धि मिला देने से क्या हो जाएगा, हिमांक कम हो जाएगा। इसको हिमांक अवनमन भी कहते हैं। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे समुद्री जल का हिमांक शुद्ध जल से कम होता है, क्योंकि समुद्री जल में अशुद्धि मिली रहती है, नमक मिला रहता है। ठीक है, तो उसका हिमांक शुद्ध जल से कम होता है। यानी जल अगर 0 डिग्री पर बर्फ़ बन जाएगा शुद्ध जल, तो समुद्री जल जो है उससे भी कम में बनेगा, यानी -8 में बन जाएगा। मान लो माइनस में चला जाएगा वो फिर, यानी 0 से भी कम। ठीक है, क्योंकि उसका हिमांक कम हो जाता है अशुद्धि मिलाने से। और हिमांक कम होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देर से जमेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिमांक कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, देर से जमेगा। ठीक, हिमांक कम होने का मतलब है समुद्री जल को जमने के लिए शुद्ध जल की तुलना में अधिक ठंडा तापमान चाहिए, यानी 0 से भी नीचे चाहिए। इस कारण समुद्री जल शुद्ध जल की तुलना में जल्दी नहीं जमता। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, बल्कि इसे जमने में अधिक समय चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा निम्नतम ताप चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझना है कि मान लो एक शुद्ध जल है, शुद्ध जल को बर्फ़ में बदलने के लिए 5 मिनट लगता है। ठीक है, 0 अंश सी पे आने के लिए उसको 5 मिनट लगता है। तो वही समुद्री जल को बर्फ़ बनने के लिए आपको 7 मिनट लगेगा, यानी देर से जमेगा समुद्री जल। क्यों देर से जमेगा, क्योंकि इसको 0 अंश आने में कितना समय लग रहा है। मान लो अभी जल का ताप जो है 25 डिग्री है जल का ताप। ठीक है, तो उसको 0 आने में 5 मिनट लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमने उस जल में अशुद्धि मिला दी, नमक मिला दिया। ठीक है, तो अब उस जल को फ्रीजिंग पॉइंट में आने के लिए 7 मिनट लग रहा है, यानी ये जल्दी जम रहा है शुद्ध जल, और अशुद्ध जल उससे 2 मिनट लेट से जम रहा है।
ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पर ये लिख के बताया गया है, तो ये शायद आपको समझ में नहीं आए। आपको क्या याद रखना है, अशुद्धि मिलाने से हिमांक कम हो जाता है, ठीक है, और हिमांक कम हो जाता है इसका मतलब उसको जमने में टाइम लगता है, देर होता है। तो शुद्ध जल जल्दी जम जाता है और अशुद्ध जल देर से जमेगा, ठीक है। शुद्ध जल को जमने के लिए कम ठंडकता चाहिए और अशुद्ध जल को जमने के लिए और ज़्यादा ठंडकता चाहिए, ये आप याद रखिए, ठीक। अब हम आगे आते हैं, दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा हिमांक पर। तो दाब का प्रभाव पदार्थ पर निर्भर करता है कि वह वस्तु कैसी है, ठीक है। अधिकांश पदार्थ में दाब बढ़ाने से हिमांक बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सामान्यतः किसी पदार्थ पर दाब बढ़ाएंगे तो उसका हिमांक बढ़ जाएगा, लेकिन जल में दाब बढ़ाने से हिमांक कम हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ये इसका एक्सेप्शन है, ये इसके अपवाद हैं, ठीक है। तो अपवाद से ही प्रश्न बनता है। तो दाब बढ़ाने से हिमांक सामान्य तौर पर बढ़ने लगता है, लेकिन जल का घटने लगता है, उसका कम हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, ये इसका रीज़न है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक चीज़ आपको याद रखनी है, किसी पदार्थ का गलनांक और हिमांक सदैव बराबर होता है, इसको आपको याद रखना है। जैसे जल को 0 अंश पर अगर ठंडा किया जाए तो वह जम जाएगा 0 अंश आने पर। तो बर्फ़ को 0 अंश पर गर्म किया जाए तो वह पिघलने लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि गलनांक और हिमांक सदैव बराबर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊष्मा के बारे में। तो अभी तक हमने ताप के बारे में देखा, अब हम देखते हैं ऊष्मा के बारे में। तो ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊष्मीय ऊर्जा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऊर्जा का वह रूप जिसके प्रवाह के कारण हमें कोई वस्तु गर्म या ठंडी प्रतीत होती है, तो उसे ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। ऊष्मा के प्रवाह के द्वारा ही हमें कोई वस्तु ठंडी या गर्मी प्रतीत होती है। यह हमेशा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, यानी ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, ठीक है। यह ऊष्मीय ऊर्जा का रूप है, ठीक है। ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा है, कैसी ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, जो किसी पदार्थ के अणुओं की गति और कंपन से उत्पन्न होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, अणुओं की गति और कंपन से उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, ठीक, तो गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने से उसमें अणु उसके गति करने लग रहे हैं, कंपन करने लग रहे हैं, जिससे वो गर्म होने लग रहा है, उसमें ऊष्मा आ रही है। ऊष्मा के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऊष्मा के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है कैलोरी और एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल। ये आपको याद रखना है। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18 इंटू 10⁻³ जूल। तो इतनी चीज़ें आपको रट लेनी है, ठीक। अब हम देखते हैं ऊष्मा के कुछ उदाहरण। जब आप बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो आग से ऊष्मा पानी में स्थानांतरित होती है, जिससे उसका ताप बढ़ने लगता है, ठीक है। गर्म चाय पीने से आपके शरीर को ऊष्मा मिलती है। क्यों ऊष्मा मिलती है, क्योंकि चाय की गर्माहट, उसकी ऊष्मा आपके शरीर में आई है, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गए। अब आगे हम देखते हैं ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मा कैसे जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा कैसे जाती है, उसको हम देखते हैं। उसको कहते हैं ऊष्मा का संचरण, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ा ऊष्मा जो है उच्च ताप से किधर जाती है, निम्न ताप की ओर जाती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऊष्मा का संचरण प्रायः 3 तरीके से होता है, उसको हम आगे देखेंगे। पहला तरीका है उसमें चालन, ठीक है, और दूसरा तरीका है संवहन, ये आपको याद रखना है, संवहन, और तीसरा तरीका है विकिरण, ठीक।
अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम चालन को। तो चालन को देख लेते हैं। ये क्या होता है चालन? तो पदार्थ के अणु अपना स्थान छोड़े बिना ऊष्मा का संचरण करते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के अणु क्या है? अपने स्थान पर रहकर ही ऊष्मा को आगे बढ़ाते जाते हैं। इसको कहते हैं चालन। ये हमेशा ठोस में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप चित्र में देखिए, एक गर्म पानी में चम्मच डूबा हुआ है। ठीक है, तो चम्मच का गर्म कहाँ पर हो रहा है? ये जितना डूबा हुआ भाग है गर्म जल वाला, यहाँ पर चम्मच गर्म हो रहा है, लेकिन यहाँ से गर्मी इधर भी ट्रांसफ़र हो रही है, हाथ की तरफ जा रही है, क्योंकि चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि चम्मच एक ठोस पदार्थ है और यहाँ के अणु गर्म हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे को गर्म करते करते जा रहे हैं, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहे हैं। इसके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो ऊष्मा को एक दूसरे को देते देते आगे बढ़ते उसके हाथ तक जा रहा है, इसलिए हाथ भी गर्म होने लगेगा। ठीक, तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि बिना अणु का स्थानांतरण किए किसमें ऊष्मा संचार किया जाता है? तो चालन विधि में। ये हमेशा ठोस में होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो ये चालन के द्वारा होता है। खाना पकाते समय बर्तन का हैंडल गर्म हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है? चालन के कारण। अब आगे देखते हैं, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। वस्तु हमेशा संपर्क में होनी चाहिए, एक दूसरे कांटेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, अगर दूर दूर है तो वो दूसरे विधि से, विकिरण विधि से गर्म होगा, लेकिन अगर संपर्क में है, जैसे गर्म जल के संपर्क में चम्मच है, ठीक है, तो इसमें क्या है? चालन विधि से होगा। तो इसकी शर्त है कि चालन होने के लिए दो वस्तुएं को एक दूसरे कांटेक्ट में होना चाहिए और उनके ताप हमेशा अलग अलग होने चाहिए, तभी ये होगा। ठीक है, एक समान ताप रहेगा, मान लो पानी जितना गर्म है उतना गर्म चम्मच रहेगा, तो उसमें कभी भी चालन नहीं होगा। एक वस्तु को उसमें से कम गर्म होनी चाहिए। जैसे मान लो चम्मच ठंडा है और पानी गर्म है, तो गर्म पानी से ताप ठंडे चम्मच की ओर जाएगी। ठीक, दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसमें चालन नहीं होगा। चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मी चालकता कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। ऊष्मी चालकता क्या है? तो चालन के द्वारा ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मी चालकता कहलाता है और यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऊष्मी चालकता के आधार पर हम किसी भी पदार्थ को 3 भाग में बांट सकते हैं। इसको आप याद रखिए, है ना। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक है चालक, जिसको सुचालक कहते हैं, तो सुचालक पदार्थ। दूसरा है कुचालक, ठीक है, और तीसरा है ऊष्मारोधी पदार्थ। तो पहला है चालक या सुचालक पदार्थ, दूसरा कुचालक पदार्थ और तीसरा ऊष्मारोधी पदार्थ। चालक पदार्थ क्या होता है? जिसमें ऊष्मा सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक है, जैसे सभी धातुएं, तो धातुओं को गर्म करेंगे तो उसका दूसरा सिरा भी गर्म होने लगेगा। ठीक है, और जल भी क्या है? एक सुचालक है ऊष्मा का। ठीक, तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि ऊष्मा का कौन सा सुचालक पदार्थ है, तो जितने भी ठोस है वो है जल है। ठीक है, उसके बाद है कुचालक। कुचालक क्या होता है? तो जिसमें ऊष्मा का संचार सरलता से नहीं होता है ना, बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं है, सरलता से नहीं होता। चालकता में बहुत आसानी से हो जाता है, कुचालक में होता है लेकिन आसानी से नहीं होता। जैसे कि लकड़ी, तो लकड़ी गर्म होती है लेकिन आसानी से नहीं होती है। जैसे कि कांच गर्म होती है लेकिन आसानी से नहीं होती है। इसलिए हमको चाय जब पीना रहता है तो कांच के गिलास में पीना चाहिए, क्योंकि कांच उतनी आसानी से गर्म नहीं होगा, उसमें उतनी आसानी से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि कांच कुचालक पदार्थ है। जबकि हम स्टील वगैरह के गिलास में पियेंगे चाय तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, चाय से ज़्यादा गर्म स्टील हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका सुचालक पदार्थ है स्टील। अब देखते हैं ऊष्मारोधी क्या होता है। तो इसमें ऊष्मा जो है बिल्कुल प्रवाहित नहीं होती, शून्य चालकता होती है उसकी, ऊष्मा संचारित होती ही नहीं है। जैसे कि एस्बेस्टस, एबोनाइट, इसी तरह से और कार्क वगैरह रहता है। यहाँ पर देख लेते हैं इसको।
ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ये वाला एरो जो दिखाया गया है ये बढ़ती चालकता के अनुसार पदार्थ के प्रकार हैं। तो सबसे बिल्कुल जिसमें चालकता नहीं होती है वो है ऊष्मारोधी, उससे ज़्यादा चालकता होती है वो है कुचालक पदार्थ, और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिसमें चालकता होती है वो है सुचालक पदार्थ। तो इसको आपको याद रखना है। कुचालक पदार्थ के कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने अलग से दे दिया है, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, ये कुचालक है, ऊन है, थर्माकोल है, कांच है, कार्क है, प्लास्टिक है, कागज़ है, ये सब क्या है, जल्दी से गर्म नहीं होते हैं क्योंकि ये कुचालक हैं ऊष्मा के। यहाँ पर हम देखते हैं द्रव तथा गैसें सामान्य रूप से ऊष्मा की कुचालक होती है, इसको आपको याद रखना है। द्रव और गैस क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए ये जल्दी गर्म नहीं होते। लेकिन पारा एक ऐसा द्रव है जो ऊष्मा का सुचालक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए पारे को थर्मामीटर में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ऐसा कौन सा द्रव है या वो कौन सी धातु है जो ऊष्मा की सुचालक है, ठीक है। तो आपको पारा याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं दैनिक जीवन में ऊष्मा के सुचालकता एवं कुचालकता की उपयोगिता, ठीक है। कुचालक एवं सुचालक पदार्थ कैसे उपयोगी हैं हमारे दैनिक जीवन में, उसको देख लेते हैं। जैसे भोजन पकाने के लिए हम तांबा, एल्युमिनियम, पीतल जैसे मिश्र धातु से बने बर्तन का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये सभी तांबा, एल्युमिनियम, पीतल क्या है, ये सुचालक है जो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिससे जल्दी खाना पक जाता है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि धातु के बर्तन का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो सुचालक है ऊष्मा का। उसके बाद है पतले कागज़ को मोड़कर उसकी कटोरी बनाइए, उसमें पानी भरकर आग में रख दीजिए, तो पानी गर्म हो जाता है परंतु कागज़ नहीं जलता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कागज़ कुचालक पदार्थ है और उसके अंदर जो पानी है वो सुचालक है, इसलिए पानी जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है लोहे के हथौड़े के ऊपर कागज़ लपेटकर आग में रखने से कागज़ नहीं जलता, जबकि कागज़ लकड़ी पर लपेटकर आग पर रखने से कागज़ जल जाता है। तो लोहे के हथौड़े पर अगर कागज़ को लपेट के रखेंगे तो कागज़ नहीं जलता, लेकिन लकड़ी पर लपेट के रखेंगे तो कागज़ जल जाएगा। लोहे के ऊपर लगे कागज़ को दी गई ऊष्मा लोहे की चालकता के कारण फैल जाती है और कागज़ नहीं जलता। तो ये आप पढ़ के समझ लेंगे इसको। अगला है भोजन पकाने के लिए बनाए गए धातुओं के बर्तनों के हैंडल लकड़ी या बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। क्यों ऐसा बनाया जाता है, क्योंकि बेकेलाइट लकड़ी कुचालक पदार्थ है, इसको आपको याद रखना है। बर्फ़ की सिल्ली को पिघलने से बचाने के लिए उसे बोरे या फिर धान के भूसे से ढक दिया जाता है। क्यों ढका जाता है, ऐसा प्रश्न आएगा, ठीक है। क्योंकि बोरा और जो धान का भूसा है वो ऊष्मा का कुचालक पदार्थ है, इसको आपको याद रखना है। अगला है हम ठंड के दिन में ऊन के कपड़े पहनते हैं। ऊन और उसके रेशों के बीच जमी वायु दोनों ही ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ठंड के दिन में ऊन के कपड़े क्यों पहनते हैं, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो ऊन और उस ऊन के रेशों के बीच में जो वायु है दोनों क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं, इसलिए हमको गर्मी लगती है, क्योंकि हमारे शरीर की जो गर्मी है उसको वो बाहर नहीं आने देती है। तो ये उदाहरण आपको याद रख लेने हैं। अब हम देखते हैं दूसरी विधि जिससे ऊष्मा का संचरण होता है, और वो है संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होता है कि पदार्थ के जो अणु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। चालन में क्या होता था, पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, बल्कि वो अपनी ऊष्मा को एक दूसरे को देते थे। इसमें क्या होगा, सीधा सीधा अणु क्या हो जाएगा, स्थानांतरित होगा, ठीक है। और ये अक्सर जल और हवा में होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे चित्र में यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है। तो पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर पानी के हल्के हल्के ऐसे बुलबुले बनने लगते हैं, फिर वो ऊपर आने लगते हैं। तो यहाँ का जो पानी है वो कहाँ आया, वो गर्म होकर सीधा सीधा ऊपर आ जा रहा है, यानी यहाँ का अणु यहाँ चला जा रहा है, और यहाँ का जो ठंडा पानी है वो नीचे चला जा रहा है। फिर यहाँ गर्म होकर वो अणु ऊपर आ जा रहा है।
इस तरह से ये उबलने लगता है, गर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, अणु स्थानांतरित हो रहा है। लेकिन हम लोहे को गर्म करते हैं, ठोस चीज़ को गर्म करते हैं, तो उसमें अणु स्थानांतरित नहीं होता, बल्कि अणु ऊष्मा को एक दूसरे कण को स्थानांतरित करते जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। संवहन के क्या है, तो पानी का गर्म होना, यानी पानी जब गर्म होता है तो नीचे का गर्म पानी सीधा ऊपर आ जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे चला जाता है। इसी तरह से समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं, ठीक है। तो ये समुद्री हवाएं और स्थलीय हवाएं का उदाहरण है, इसको आप याद रखेंगे। ये किसका उदाहरण है ऐसे पूछा जाता है, तो ये संवहन के उदाहरण। अब हम देखते हैं दैनिक जीवन में संवहन धाराएं कहाँ कहाँ पर होती है। तो घरों और कारखानों में धुएं व गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। क्यों उठती है ये पूछा जाएगा, तो संवहन के कारण, ठीक है। नीचे गर्म हवा होती है तो उसके अणु हल्के हो जाते हैं और वो हवा ऊपर चली जाती है, और ऊपर की जो ठंडी हवा है उसके अणु भारी होते हैं तो वो नीचे आ जाती है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा हिस्सा ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है इसको पूछा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, जिससे कि उसके संपर्क की ठंडी व भारी हवा नीचे आ जाए और नीचे की गर्म हवा ऊपर जा सके। इस तरह से अंदर में हवाएं घूमती रहती है, जिससे फ्रीज़र के अंदर ठंडकता बनी रहती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा है, गर्म हवा हल्की होने के कारण बंद कमरे के ऊपर होती है। यही कारण है कि छत पर लगा पंखा यानी सीलिंग फैन चलने पर पहले हमें गर्म हवा आती है। तो गर्म हवा क्यों आती है, क्योंकि हवाएं गर्म होके हल्की होके ऊपर में रहती है और पंखा चलता है तो वही गर्म हवा नीचे आता है, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण याद रखेंगे। ये किसके उदाहरण है, संवहन के उदाहरण है। अब हम देखते हैं ऊष्मा संचरण की तीसरी विधि, विकिरण के बारे में। इसमें क्या होता है, वस्तुएं बिना किसी माध्यम के विद्युत चुंबकीय तरंग के द्वारा गर्म होती है। यानी ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम के होता है, ठीक है, बिना संपर्क के होता है। जैसे कि सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है, तो सूर्य और पृथ्वी का कांटेक्ट नहीं है, डायरेक्ट दूर दूर है दोनों, है ना। तो इसमें विकिरण के द्वारा ताप पहुंचता है। आग के पास बैठने पर गर्मी महसूस होती है। क्यों होती है, क्योंकि आग से विकिरण के द्वारा ऊष्मा हम तक पहुंचती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा पहुंचती है। हम आग पर डायरेक्ट बैठे नहीं रहते हैं, बल्कि उसके पास में बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी जो ऊष्मा है वो हम तक कैसे पहुंचती है, विकिरण के द्वारा पहुंचती है। इसकी विशेषता, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये आप याद रखेंगे। निर्वात में भी विकिरण हो सकता है, यानी निर्वात में भी कोई वस्तु गर्म हो सकती है, इसको आप याद रखेंगे। अब विकिरण के हम दैनिक जीवन में कुछ उपयोग हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने को बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम होता है और हमें गर्मी नहीं लगती है। यानी हल्के या सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, इसलिए हमको गर्मी के मौसम में सफ़ेद या हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ठंड के दिनों में काले एवं गहरे रंग के कपड़े पहनने को बोला जाता है। क्यों, क्योंकि काले या गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, उसको जल्दी अवशोषित करते हैं, जिससे हम गर्म बने रहते हैं, ठीक है। तीसरा है, खाना पकाने वाले बर्तन के निचले हिस्से को या सोलर कुकर के भीतरी हिस्से को या उसके अंदर रखे बर्तन को काला रखा जाता है। तो खाना बनाने वाली जैसे कढ़ाई वगैरह होती है तो उसके नीचे को काला बनाया जाता है, सोलर कुकर के भीतरी हिस्से को काला बनाया जाता है, या उसमें जो बर्तन रखते हैं उसके बाहरी हिस्से को काला बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो काला रंग है वो बहुत गहरा रंग है, इसलिए वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है, जिससे कि उसमें बर्तन है वो जल्दी गर्म होता है और खाना जल्दी बनता है। अगला है, चाय को ठंडा होने से बचाने के लिए चाय की केतली को चमकदार रखा जाता है, ठीक है। तो ये सब किसके दैनिक जीवन के उदाहरण है, तो ऊष्मा विकिरण के। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यहीं से बनता है। अब हम आगे देखते हैं,
ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि ऊष्मा को जो अच्छा अवशोषक होता है वही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होता है। उदाहरण जैसे देख लेते हैं तो काली सतह ऊष्मा को अच्छी तरह से अवशोषित करती है, साथ ही वो अच्छी तरह से उत्सर्जित भी करती है। इसके विपरीत चमकदार या हल्की सतह जैसे चांदी, सफ़ेद रंग, ये ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं और कम उत्सर्जित भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है वही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक है, और जो उसका अच्छा अवशोषक नहीं है वो उसका कम उत्सर्जक भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन दो बातों पर निर्भर करता है। पहला वस्तु के ताप पर और दूसरा वस्तु के रंग और उसकी सतह की प्रकृति पर कि सतह खुरदरा है या चमकदार है। इन बातों पर निर्भर करती है ऊष्मा का अवशोषण व उत्सर्जन। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मा से क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, और ऊष्मा से वस्तु का प्रसार हो जाता है। कोई भी वस्तु है, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो उसका प्रसार होता है। प्रसार को आगे हम एकदम डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। तीसरा है ऊष्मा के रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। तो तापमान में वृद्धि तो आप समझ गए, बहुत आसान है। प्रसार को नीचे देखेंगे। ऊष्मा के रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन, इसको देखते हैं, है ना, कि ऊष्मा से किस तरह से रासायनिक और जैविक परिवर्तन होता है। इसके सीधे सीधे हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लोहे के छीलन में गंधक का चूर्ण मिला देने पर, गर्म करने पर सल्फाइड देता है। तो लोहे के छीलन में अगर गंधक को मिला देंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो वो सल्फाइड देता है। इसका मतलब गर्म करने पर ही उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों को मिला देंगे या ऐसी रखा रहेगा तो कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसको गर्म करेंगे तो ये ऑक्सीजन देता है, यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो गर्म करने पर चीज़ों का रासायनिक परिवर्तन होता है। कुछ रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे कि चूने को पानी में डालने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, सोडियम को पानी में डालने पर भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, या गंधक के अम्ल को पानी के साथ मिलाने पर भी उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं कि जो चूना पत्थर होता है उसको घर की पुताई करने के लिए जब लाते हैं तो उसको पानी में जैसे ही डालते हैं तो वो बड़बड़ करके उबलने लगता है, यानी उसमें से ऊष्मा निकलती है पानी में से। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इतने उदाहरण कि ऊष्मा के रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होता है। अब हम देखते हैं जैविक परिवर्तन को। पहला उदाहरण है, गर्मियों में दूध या अन्य भोज्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए उसको 60 से अधिक ताप पर गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं? क्योंकि गर्मी के मौसम में तापमान अधिकांश 30 अंश से 45 अंश के बीच होता है और इसी अंश पर जीवाणु अधिक सक्रिय रहते हैं, 30 से 45 के बीच में, जिससे ये जीवाणु दूध को या जो भोजन सामग्री है उसको जल्दी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, जैसे दूध दही बन जाएगा या खाना जो है जल्दी बासी हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसको खाने को या दूध को 60 अंश या उससे अधिक ताप पर गर्म कर दिया जाता है, यानी दूध को उबाल दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जीवाणु मर जाता है, क्योंकि जीवाणु एकदम निम्न ताप पे भी मर जाता है और एकदम अधिक ताप पे भी मर जाता है। तो जब दूध उबलने लगता है तो उससे जीवाणु मर जाता है और दूध खराब नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से फल, दूध, भोजन आदि को खराब होने से बचाने के लिए फ्रीज में रख दिया जाता है, क्योंकि फ्रीज में मिनिमम ताप होता है, न्यूनतम ताप होता है, और न्यूनतम ताप पर भी जीवाणु मर जाता है। तो ये क्या है, ताप के जैविक परिवर्तन है। ठीक है, ताप को अधिक कर देने से भी जीवाणु मर जाता है और ताप को मिनिमम कर देने से भी जीवाणु
मर जाता है। इस बात को आपको यहाँ पर एक चीज़ फैक्ट के रूप में याद रखना है कि स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि 37 अंश सी पर होता है। कई बार ये पूछा गया है कि स्तनधारी कोशिकाओं में वृद्धि किस ताप पर होता है, तो 37 डिग्री पर। इसीलिए मनुष्य का जो सामान्य ताप है वो 37 डिग्री होता है। पक्षियों के लिए यह ताप 40 अंश सी है। ये आपको याद रखना है कि पक्षियों के लिए कितना है, 40 अंश सी है। इसीलिए पक्षियों, मुर्गियों आदि को अपने अंडे के विकास के लिए सेने की आवश्यकता होती है, उसको अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, 40 अंश की आवश्यकता होती है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, तो अधिकांश पदार्थ चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो या फिर गैस हो, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, वो गर्म होने पर फैलने लगते हैं, प्रसारित होने लगते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ने लगते हैं। इसी को ऊष्मीय प्रसार कहा गया है। जब गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उनके आयतन, लंबाई या क्षेत्रफल में परिवर्तन होने लगता है, बढ़ने लगता है या फिर घटने लगता है। इसे ही ऊष्मीय प्रसार कहा गया है। ऊष्मा का प्रसार सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद ठोस में होता है। तो ये क्रम आपको याद रख लेना है। सबसे ज़्यादा कौन प्रसारित होता है, तो गैस प्रसारित होता है, उसके बाद द्रव, उसके बाद इन तीनों में जो कम है वो है ठोस। ठीक, अब हम ऊष्मीय प्रसार के प्रकार देख लेते हैं कि ऊष्मा का प्रसार कितने तरह से होता है। तो एक होता है रैखिक प्रसार, और दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार, तीसरा होता है आयतन में प्रसार। इसको एक एक करके देख लेते हैं। ऊष्मा का रैखिक प्रसार क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। रेल पटरियों के बीच में गैप रखा जाता है ताकि वे मुड़े या टूटे नहीं। ठीक है, क्यों रखा जाता है, ये पूछा जाता है प्रश्न में कि दो रेल के पटरियों के बीच में छोटा सा 1 इंच का गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि गर्मी पड़ने पर वो बढ़ने लगता है, उसका प्रसार होने लगता है। कौन सा प्रसार, रैखिक प्रसार। ठीक है, दूसरा उदाहरण, बिजली के तार गर्मियों में तापमान बढ़ने पर लंबे या ढीले हो जाते हैं। तो बिजली का जो तार होता है हमारी गलियों में, वो गर्मी के दिनों में झूल जाते हैं, लटक जाते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी के कारण, तापमान बढ़ने के कारण उसकी लंबाई बढ़ जाती है, धातु का प्रसार हो जाता है और सर्दियों में ये सिकुड़ कर तन जाते हैं। तो ये क्यों होता है, ऊष्मा के रैखिक प्रसार के कारण। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरा है स्टील या कंक्रीट के पुलों में तापमान बढ़ने पर लंबाई बढ़ जाती है, जिसे समायोजन करने के लिए उसमें एक्सपेंशन जॉइंट लगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्यों लगाए जाते हैं एक्सपेंशन जॉइंट, ऐसा प्रश्न आ सकता है। स्टील या कंक्रीट के पुल में तो उसका रैखिक प्रसार हो जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है गर्म पानी या भाप ले जाने वाली धातु की जो पाइपलाइन होती है वो तापमान बढ़ने के कारण लंबी हो जाती है, इसीलिए इनमें लचीलापन या जोड़ डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसके रैखिक प्रसार के सभी एग्जाम्पल को। उसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार, इसमें क्या होता है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं सीधा। गर्मियों में कांच की खिड़कियां थोड़ी फैल जाती है, इसलिए इसे ढीले फ्रेम में फिट किया जाता है ताकि टूटे नहीं। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कांच की खिड़कियों को ढीले फ्रेम पर क्यों फिट किया जाता है, क्योंकि उसका क्षेत्रीय प्रसार हो जाता है गर्मियों में तापमान बढ़ने के कारण। दूसरा उदाहरण है धातु के ढक्कन को गर्म पानी में डालने पर वह आसानी से खुल जाता है। कोई भी जार में ढक्कन लगा है बहुत टाइट, उसको गर्म पानी में डाल के खोलने से वो खुल जाएगा, क्योंकि जो धातु का ढक्कन है उसका क्षेत्रीय प्रसार हो जाता है, उसके क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। तीसरा है कंक्रीट या धातु से बने पुल की सतह गर्मी में फैलती है, जिसके लिए सतह पर जोड़ या लचीले डिजाइन उपयोग किए जाते हैं। तो पुल वगैरह में जो कंक्रीट या धातु बना है उसमें लचीला डिजाइन या जोड़ लगाया जाता है, क्योंकि गर्मी में वो भी फैल जाता है। तीसरा देखते हैं ऊष्मा का आयतन में प्रसार।
थर्मामीटर में पारा या एल्कोहल ताप बढ़ने पर आयतन में फैलता है, जिससे वह नली के ऊपर चढ़ता है और तापमान बताता है। ठीक है, तो उस थर्मामीटर में पारा या एल्कोहल का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि तापमान बढ़ने से उसका आयतन बढ़ता है, जिससे हमको पता चलता है कि कितना तापमान है। हवा को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, जिससे गुब्बारा हल्का होकर ऊपर उड़ता है। ठीक, तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हवा भरने पर गुब्बारा हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि उसका आयतन प्रसार हो जाता है। गर्मी में पानी की टंकी में भरा पानी फैल जाता है, जिससे टंकी में अतिरिक्त जगह या ओवरफ्लो पाइप की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। वाहन के पेट्रोल टैंक में गर्मी के कारण पेट्रोल का आयतन बढ़ता है, इसलिए टैंक को पूरी तरह नहीं भरना चाहिए। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि पेट्रोल की टैंक को थोड़ा खाली रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, है ना? क्योंकि गर्मी के कारण पेट्रोल के आयतन में प्रसार होता है, जिससे कि ऊपर आ जाता है पेट्रोल। ठीक है, और ब्लास्ट होने की संभावना बढ़ जाती है उसके आयतन में प्रसार होने से। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रखिए। अब हम इसको ठोस, द्रव और गैस के हिसाब से देख लेते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में किस तरह से ऊष्मा का प्रसार होता है। तो द्रव में ऊष्मीय प्रसार सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, द्रव में ऊष्मा किस तरह से प्रसार होता है। तो मुख्य रूप से इसमें आयतन का प्रसार होता है द्रव में। ठीक, इसके उदाहरण देख लेते हैं। थर्मामीटर के बल्ब को गर्म जल में डुबाने पर उसका पारा ऊष्मीय प्रसार के कारण ऊपर चढ़ता है, और थर्मामीटर को निकाल लेने पर पारा पुनः सिकुड़कर बल्ब में आ जाता है। यानी जो थर्मामीटर होता है वो हमको टेम्परेचर कैसे दिखाता है? तो उसके नीचे जो बल्ब लगा रहता है, ठीक है, थर्मामीटर के नीचे जहाँ पर पारा इकट्ठा रहता है, उसको जब हम टच करेंगे तो वो ऊपर चढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर की गर्मी पाकर उसके ऊष्मा में प्रसार होता है। और पारा चूँकि द्रव है, ठीक है, इसलिए उसकी ऊष्मा में प्रसार होता है। तो इसको आपको याद रखना है। दूसरा है, मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए उसके रेडिएटर में पानी को ऊपर तक नहीं भरा जाता है, कम भरा जाता है। तो क्यों भरा जाता है? क्योंकि गर्मी में पानी गर्म होकर के उसका ऊष्मा का प्रसार हो जाता है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, तो पानी ओवरफ्लो हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसमें कम भरा जाता है। द्रव में ऊष्मीय प्रसार का एक अपवाद भी है, इसको आपको याद रखना है, और वो है पानी। तो पानी एक अपवाद है जो 0 से 4 अंश तक गर्म पर संकुचित होता है, उसके बाद ये सामान्य रूप से फैलता है। ठीक है, तो यही बार बार पूछा जाता है कि 0 अंश से 4 अंश तक पानी कैसे होता है? तो संकुचित होता है उसका, और उसके बाद ये फैलने लगता है। यानी 0 से 4 अंश पर उसका जो आयतन है वो संकुचित होता है, उसके बाद वो फैलता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में जलीय जीवन सुरक्षित रहता है। यानी ऊपर झील में बर्फ़ जम जाता है, लेकिन उसके नीचे जो है जल बना हुआ रहता है, जिससे अंदर के जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। अब हम देखते हैं द्रव में ऊष्मीय प्रसार। तो इसके भी 2 तरह के हैं। ठीक है, 2 प्रकार हैं, एक वास्तविक आयतन प्रसार और दूसरा आभासी आयतन प्रसार। वास्तविक आयतन प्रसार क्या है? केवल द्रव का फैलाव होता है, कंटेनर का फैलाव नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो एक बर्तन है और इसमें हम पानी भर दिए। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर से ऐसे गर्म करूँगा तो ये क्या होगा? पानी गर्म होगा। ठीक है, बर्तन उतना गर्म नहीं होगा, तो इसमें हल्का सा इसके आयतन बढ़ जाएगा, पानी ऊपर उठा हुआ दिखेगा। तो ये वास्तविक आयतन प्रसार है, क्योंकि पानी वास्तव में थोड़ा सा ऊपर उठा है। लेकिन आभासी आयतन प्रसार क्या है? मान लो मैं इसको नीचे से गर्म कर रहा हूँ, यहाँ आग जला के गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बर्तन गर्म होगा, कंटेनर गर्म होगा, उसके बाद पानी गर्म होगा। तो कंटेनर गर्म होगा तो ये थोड़ा सा गर्म होने पर धातु क्या है? फैलता है। ठीक है, तो ये फैलेगा तो ये पानी का स्तर हल्का सा नीचे दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा देर बाद ये पानी भी जब गर्म होगा तो ये बढ़ेगा। तो ये क्या है? आभासी आयतन प्रसार है।
तो इसको आपको याद रख लेना है। अब हम देखते हैं गैस में ऊष्मीय प्रसार कैसे होता है। तो मुख्य रूप से इसमें भी आयतन में प्रसार देखने को मिलता है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस में अधिक प्रसार होता है, ये आपको याद रखना है। ठोस एवं द्रव की तुलना में गैस में ऊष्मीय प्रसार अधिक होता है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार दो स्थितियों में देखा जा सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। पहला है स्थिर दबाव पर और दूसरा स्थिर आयतन पर। स्थिर दबाव पर तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है और स्थिर आयतन पर तापमान बढ़ाने पर दबाव बढ़ता है। इसको आपको याद रखना है। इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बोतल के मुंह में फुग्गा लगाएं तो और बोतल को गर्म पानी के टब में रखें तो फुग्गा फूलने लगेगा। यानी क्या हो रहा है, फुग्गा का आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तापमान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आयतन बढ़ रहा है। तो इसी तरह से बोतल है, इसमें यहाँ पर फुग्गा हम डाल दिए और इधर से आग जला दिए। ठीक है, तो इसका मतलब तापमान बढ़ रहा है इधर से, तो फुग्गे का आयतन बढ़ रहा है। इसी को बताया गया, तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। ठीक है, गाड़ियों के टायर गर्मी के दिनों में फट जाते हैं। क्यों फट जाते हैं? क्योंकि आयतन उसका स्थिर है। ठीक है, जैसे कि ये एक टायर है तो इसका एक निश्चित आयतन है। ठीक है, और इसमें हम तापमान बढ़ाएंगे, इसमें गैस भरा हुआ है, हवा भरी हुई है, और उसका तापमान बढ़ाएंगे तो ये आयतन इसका फैल नहीं रहा है क्योंकि वो सीमित है। ठीक है, तो इस पर क्या है, ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। इसी कारण से टायर गर्मी के दिन में फट जाते हैं क्योंकि दबाव इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो ये स्थिर आयतन पर तापमान बढ़ने से दबाव बढ़ता है। तीसरा उदाहरण है, पूड़ियाँ तलने पर या रोटियाँ सेंकने पर फूल जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ने लगता है तो उसका आयतन बढ़ता है। तो पूड़ी क्या होता है, तलते हैं तो तापमान अचानक से बढ़ता है जिससे उस फूल के उसका आयतन बड़ा हो जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं ठोस में ऊष्मीय प्रसार। तो ठोस में ऊष्मीय प्रसार रैखिक प्रसार भी होता है, क्षेत्रीय प्रसार भी होता है और आयतन में प्रसार भी होता है। तो तीनों तरह से इसका प्रसार होता है। इसमें इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ठोसों में ऊष्मीय प्रसार में रैखिक प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार के बीच का अनुपात 1:2:3 होता है। तो इसको आपको याद रखना है। रैखिक 1 अनुपात में होता है, क्षेत्रीय 2 अनुपात में होता है और आयतन प्रसार 3 अनुपात में होता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एक फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कांच की बोतल का ढक्कन कस जाने पर बोतल को उलटकर ढक्कन को गर्म पानी में डुबाया जाए तो ऊष्मीय प्रसार के कारण ढक्कन ढीला होकर खुल जाएगा। ठीक है, तो ठोस में तीनों तरह का होता है, क्षेत्रीय प्रसार भी होता है, आयतन प्रसार भी होता है और रेखीय प्रसार भी होता है। तो ये क्या है, उसके आयतन बड़ा हो जाएगा। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए के ऊपर लोहे का रिंग कस कर लगाया जाता है। इसके लिए रिंग को थोड़ा छोटा बनाया जाता है। चढ़ाने के पूर्व रिंग को गर्म करते हैं जिससे वो प्रसारित हो जाता है और पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है, और जब ठंडा होता है वो तो उस पर कस जाता है। ठीक है, तो बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उस पर ये पहिया होता है, इसके ऊपर एक पतली सी लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है। तो लोहे की रिंग को छोटा बनाया जाता है उससे, और चढ़ाने के पहले उसको गर्म किया जाता है लोहे को, और गर्म होने से लोहा क्या है, फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको लकड़ी में चढ़ा देते हैं और जैसे जैसे वो ठंडा होते जाता है तो उसका आयतन कम होते जाता है जिससे वो लकड़ी के ऊपर कस जाता है। तीसरा है, जब मोटे कांच के गिलास में खौलता हुआ पानी डाला जाता है तो वह गिलास टूट जाता है। क्यों? क्योंकि गिलास का भीतरी सतह का प्रसार बाहर की तुलना में अधिक हो जाता है। ठीक है, अचानक से बहुत गर्म पानी गिलास में डाल देंगे कांच के तो अंदर का जो प्रसार है वो ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाहर का प्रसार कम रहेगा, इससे वो टूट जाता है। टेलीफोन व विद्युत के तारों को गर्मी के दिनों में दो खंभों के बीच
थोड़ा ढीला छोड़ा जाता है, जिससे ठंड के दिनों में वह सिकुड़ कर टूट न जाए। ठीक है, तो ढीला रखा जाता है गर्मी के दिन में, ताकि ठंड के दिन में जब वो सिकुड़े तो टूटे मत। कांच की खिड़कियां गर्मी में फैलती है, इसलिए उसको ढीले फ्रेम में लगाया जाता है। तो इतनी सारी बातें आपको ठोस के ऊष्मीय प्रसार के संबंध में याद रखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है। तो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 अंश C बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम अंश C या जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आगे और देख लेते हैं। किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है उसको गर्म करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है वस्तु के द्रव्यमान पर। तो जितना ज़्यादा वस्तु का द्रव्यमान होगा, ठीक है, उतनी अधिक उसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वस्तु का ताप जितना अधिक बढ़ाया जाएगा उतनी ही अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ऊष्मा चाहिए, ताप ज़्यादा है तो भी उसको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता चाहिए। वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर भी ये डिपेंड करता है। भिन्न भिन्न पदार्थों के समान द्रव्यमान के ताप में समान वृद्धि के लिए भी भिन्न भिन्न ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये पूरी तरह से पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है विशिष्ट ऊष्माधारिता यानी किसी वस्तु को गर्म करने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए तो कितनी चाहिए वो इन कारकों पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान पर, द्रव्यमान अगर किसी वस्तु का ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा ऊष्मा चाहिए। अगर किसी वस्तु का ताप हम जितना अधिक बढ़ाएंगे तो उसको उतनी ही अधिक ऊष्मा चाहिए। और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति पर कि वो पदार्थ कैसा है। ठीक है, अगर वो पदार्थ ऊष्मा का सुचालक होगा तो उसको कम ताप चाहिए, कम ऊष्मा चाहिए। अगर कुचालक होगा तो उसको और ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं जल्दी गर्म होने वाली वस्तु की ऊष्माधारिता कम होती है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जल्दी जो गर्म हो जाता है उसकी ऊष्माधारिता कम होती है और जो देर से गर्म होती है उसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। ऊष्माधारिता मतलब ऊष्मा को वो ज़्यादा धारण करता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। जैसे जल्दी गर्म क्या होता है, तेल, तो तेल जल्दी गर्म हो जाता है तो इसकी ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, कम। और पानी जो है वो देर से गर्म होता है ना, तो इसलिए पानी की ऊष्माधारिता क्या होती है, अधिक होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता दी गई है तो इसको आपको याद रख लेना है, एक नज़र इसको देख लेना है। ठीक है, इसमें ये जो है जल की ऊष्माधारिता कितनी होती है, 4186 डिग्री सेल्सियस। इसको आपको एकदम रट लेना है, 4186, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, और बाकी इन चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद बर्फ़, उससे नीचे कांच, उससे नीचे लोहा। ठीक, तो ये आपको ऐसे क्रम से जमाने के लिए दे दिया रहेगा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता के आधार पर निम्न वस्तुओं को घटते क्रम में जमाइए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है तो आप इसको याद रख लीजिए। यहाँ पर देख लेना है जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है, मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये याद रखना है। और यही कारण है कि वाहनों के इंजनों में शीतलक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है, यानी इंजन को ठंडा करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। ये ऊष्मा को ज़्यादा धारण करता है। तो मान लो इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो पानी इंजन के गर्मी को ज़्यादा धारण करेगा, इससे इंजन जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, सेंकने के लिए बोतलों में गर्म जल का उपयोग किया जाता है। क्यों गर्म जल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता ज़्यादा होती है। यानी जो गर्म पानी का बोतल है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। ठीक है, वो देर तक गर्म बना रहेगा।
तीसरा उदाहरण है समुद्र और झीलें बड़ी मात्रा में ऊष्मा अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है, इसके क्षेत्रीय तटीय क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, यानी एकदम ज़्यादा भी नहीं रहता और एकदम कम भी नहीं रहता है, क्योंकि वो ऊष्मा को धारण करके रखता है। ठीक है, इसलिए उसके क्षेत्र का तापमान ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। और गर्मियों में जल ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता के कारण ताप परिवर्तन धीमा हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है, वातावरण तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए वातावरण की तुलना में पानी ठंडा रहता है। ठीक है, और सर्दियों में वातावरण जो है एकदम से ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी को ठंडा होने में थोड़ा समय लगेगा, तो वातावरण के तुलना में पानी गर्म रहता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं ऊष्माधारिता। अभी हमने जो देखा वो क्या है, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और ये है ऊष्माधारिता। दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो विशिष्ट देख लिए, अब देखते हैं ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ये उसकी ऊष्माधारिता कहलाती है। तो उसमें भी हमने यही चीज़ पढ़ा। ठीक है, अंतर क्या है कि यह पदार्थ के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ के द्रव्यमान या उसकी प्रकृति से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसकी इकाई है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद रखेंगे। अब मैं आपको ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता के बीच जो अंतर है उसको समझा देता हूँ। दिखने में ये एक जैसे लगते हैं, है ना, लेकिन इसमें अंतर है। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, जल के 1 ग्राम में कितनी ऊष्मा धारण करने की क्षमता है उसको विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो जल के 1 ग्राम में होती है 4.18। और ऊष्माधारिता क्या होती है, ऊष्माधारिता में ये जल के मात्रा पर डिपेंड करता है, उसके द्रव्यमान पर। मान लो 1 किलो जल है, ठीक है, और 10 किलो जल है, तो 10 किलो जल की ऊष्माधारिता ज़्यादा होगी और 1 किलो जल की ऊष्माधारिता कम होगी। लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता हमेशा 4.18 ही होगी जल की, क्योंकि ये 1 ग्राम का है और ये 1 किलो का, 10 किलो का, 100 किलो का, इस तरह से ये बदलता रहेगा। ठीक है, इसको मैं उदाहरण से आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए विशिष्ट ऊष्माधारिता को पहले देखते हैं। ठीक है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी है, तो 1 ग्राम का है 4.18, ये इतना ही रहेगा हमेशा। और ऊष्माधारिता 1 किलोग्राम का देखते हैं सबसे पहले। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम की ऊष्माधारिता 4.18, तो 1000 ग्राम की ऊष्माधारिता, 1000 को 4.18 से गुणा कर दिए तो 4180 जूल हो गया। ठीक है, तो 1 किलो जल की ऊष्माधारिता 4180। अब देखते हैं 10 किलो जल की ऊष्माधारिता। तो 10 किलो यानी 10,000 ग्राम और 1 ग्राम की ऊष्माधारिता 4.18। तो इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 41,800 जूल। ठीक है, तो 10 किलो जल की ऊष्माधारिता 41,800 और 1 किलो जल की ऊष्माधारिता 4,180। लेकिन जल की विशिष्ट ऊष्मा हमेशा से 4.18। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ है उसको ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदलने के लिए जो ऊष्मा ली जाती है उसको उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसमें तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके मात्रक आप याद रखिए, जूल प्रति किलोग्राम। इसके मात्रक आप याद रखिए, जूल प्रति किलोग्राम ये एसआई पद्धति में है और कैलोरी प्रति किलोग्राम ये सीजीएस पद्धति में है। ठीक है, तो किसी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा है
वही उसकी गुप्त ऊष्मा है। ये आप याद रखेंगे। इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है गलन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, यानी ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो गलन की गुप्त ऊष्मा है, यानी बर्फ़ का पानी बनना। तो बर्फ़ के पानी बनने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो है गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है, ये आपको रट लेना है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो द्रव से वाष्प बनने के लिए, गैस बनने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, जैसे पानी से भाप बनना। तीसरा है ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। कई चीज़ें ऐसी होती है जो सीधे सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है ना, जबकि सामान्य प्रक्रिया क्या है? ठोस से द्रव में बदलता है और द्रव से गैस में। लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन की गोली, जिसको हम डामर गोली कहते हैं, कपड़े में रखते हैं, है ना, तो ये क्या है? सीधे सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं, तो ये इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया। तो इस अवस्था परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है उसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ तक हमारा ऊष्मा और ताप वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसको रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, अभ्यास कीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।